हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम हिस्टोरिकल टूरिज्म पढ़ रहे थे। हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंदर हमने कल ऑलरेडी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फोर्ट्स मतलब महत्वपूर्ण किले, उसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉब्स महत्वपूर्ण समाधियाँ और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पैलेसेस जो भी प्रमुख महल हैं मध्य प्रदेश के टूरिज्म के अंतर्गत आने वाले, उनको देख लिया था। आज से हमें हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंदर ही स्टार्ट करना है इम्पोर्टेंट केव्स ऑफ मध्य प्रदेश के प्रमुख गुफाएं। देन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फॉर आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन मध्य प्रदेश, जो कि हमारा आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म में आता है। हमने टूरिज्म ऑफ एमपी को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक हम हिस्टोरिकल टूरिज्म, नेक्स्ट हम आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के बाद हम आज फर्दर स्टार्ट करेंगे रिलीजियस एंड नेचुरल टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाघ केव्स, मतलब बाघ की गुफाएं। बाघ केव्स कहाँ पे हैं? सिचुएटेड इन धार। बाघ केव्स धार में सिचुएटेड हैं और यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर कितनी केव्स थी? पहले यहाँ पर टोटल 9 केव्स थी, लेकिन अभी यानी कि वर्तमान समय में यहाँ पे कितनी केव्स देखी जा सकती हैं? ओनली 5 केव्स आर प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंटली ओनली 5 केव्स आर प्रेजेंट इन दी बाघ केव्स। बाघ केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है? बाघ केव सिचुएटेड है धार में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर बाघ एंड बाघिनी। बाघ केव्स इज सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। टोटल ओरिजिनली यहाँ पर टोटल 9 केव्स थी, जिसमें से प्रेजेंटली यहाँ पर 5 केव्स बची हैं। ये जो केव्स हैं ये 5 से 7वीं शताब्दी के बीच की, मतलब 5th से 7th सेंचुरी के बीच की केव्स हैं और बुद्धिस्ट केव्स हैं, है ना। किस रिलीजन की केव्स दिखाई देती हैं यहाँ पे? बुद्धिज्म की। तो बुद्धिस्ट केव्स हैं। अब इन बाघ केव्स की डिस्कवरी किसने की थी? डोंगर फील्ड ने। बाघ केव्स की डिस्कवरी किसने की थी? डोंगर फील्ड। अब 9 केव्स में जो 5 केव्स हमें देखने को मिलती हैं, तो उन पांचों केव्स की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। तो पांचों केव्स में कौन सी गुफा सबसे बड़ी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शायद इस बार प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बाघ केव्स की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है। तो सबसे पहले पहली गुफा को, 5 गुफा है, पांचों गुफाओं के अलग अलग नाम हैं। जैसे पहली गुफा को क्या बोलते हैं? ग्रह गुफा, फिर पांडव गुफा, हाथी खाना, रंग महल और पाठशाला। ये 5 अलग अलग गुफाएं हैं, जिसमें जो पहली गुफा है उसको बोलते हैं ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को बोलते हैं पांडव गुफा या पांडव केव्स, थर्ड नंबर वाली है हाथी खाना। इसमें क्या है? सबसे अधिक साज सज्जा और चित्रकारी। जो तीसरे नंबर की गुफा है वो सबसे अधिक क्या है? वहां पे साज सज्जा मतलब डेकोरेटेड केव है, उसके अलावा चित्रकारी भी देखने को मिलती है सर्वाधिक। कौन से केव्स में? बाघ केव्स की केव नंबर 3, इसमें सर्वाधिक साज सज्जा और चित्रकारी देखने को मिलती है। चौथी गुफा है रंग महल, और ये जो गुफा है ये सबसे विशाल गुफा है। बाघ केव्स की जो 4th नंबर की केव है, जिसको रंग महल बोलते हैं, है ना, तो रंग महल जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। क्या है? लार्जेस्ट ऑफ ऑल बाघ केव्स। उसके बाद 5वीं गुफा है पाठशाला। तो नाम से ही समझ में आ रहा, पाठशाला मतलब ये धार्मिक अध्ययन और प्रवचन के लिए जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं उनके लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी, है ना, बाघ केव्स उनके लिए। तो सबसे पहले बाघ केव्स कहाँ पे हैं? सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिले में सिचुएटेड हैं। उसके बाद इनकी डिस्कवरी डोंगर फील्ड ने की थी। 5 महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा है ग्रह गुफा, दूसरी है पांडव गुफा, तीसरी है हाथी खाना, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? डेकोरेशंस एंड पेंटिंग्स हैं। 4th नंबर पे है रंग महल, जो कि लार्जेस्ट केव अमंग दी बाघ केव्स। और उसके बाद जो 5th वाली है पाठशाला, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये धार्मिक अध्ययन या धार्मिक प्रवचन, जो भी रिलीजियस टीचिंग्स है उनका क्या था? ये सेंटर ऑफ एजुकेशन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केव्स कौन सी हैं? भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स फेमस एज द लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ वर्ल्ड। भीमबेटका केव को क्या बोलते हैं? द लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह, विश्व का
सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सी केव्स है? भीमबेटका केव्स। कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका केव्स, जिसे लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड या विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कहते हैं, ये यहाँ पर पैलियोलिथिक एज की जो भी पेंटिंग्स हैं, है ना, पेंटिंग रिलेटेड टू हंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री और जो भी एक्टिविटीज थी उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स जो हैं वो कहाँ पर देखी जाती हैं? भीमबेटका केव में। तो भीमबेटका केव में किस एज की पेंटिंग्स देखी जाती हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। इसकी डिस्कवरी, इसके खोजकर्ता कौन थे, एक्सकेवेटर कौन थे? श्री विष्णुधर वाकणकर, डिस्कवर्ड इन द ईयर 1957-58 में। तो भीमबेटका केव्स विच वॉज फेमस एज द लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह, जहां पर पैलियोलिथिक एज जो पूरा पाषाण काल है उसके साक्ष्य मिलते हैं। मतलब यहाँ की पेंटिंग्स को देख के पता चलता है कि ये पैलियोलिथिक एज से संबंधित है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आर्कियोलॉजिस्ट श्री विष्णुधर वाकणकर में। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार वीएस वाकणकर अवार्ड भी अनाउंस करती है ना, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, खोजकर्ता, उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। कब डिस्कवरी की थी उनने? 1957-58 में। और भीमबेटका मध्य प्रदेश की वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब इससे डिक्लेयर किया गया? इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। मध्य प्रदेश में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 3। फर्स्ट वॉज खजुराहो, डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1986, बिल्ट बाय चंदेरा लूरर। जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो अराउंड 10th सेंचुरी किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाया था, जिसमें हमने ऑलरेडी वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न टेम्पल ग्रुप्स पढ़े थे कई सारे। उसके बाद नेक्स्ट था सांची, सांची का स्तूप, जिसे अभी हम रिलीजियस टूरिज्म, जो कि बुद्धिज्म रिलीजन में हम पढ़ेंगे, तो सांची स्तूप ये भी मध्य प्रदेश की वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे कब डिक्लेयर किया गया? 1989 में। एंड नेक्स्ट कौन सी है? भीमबेटका केव्स, जिसे डिक्लेयर किया गया 2003 में। नेक्स्ट है उदयगिरी गुफाएं या उदयगिरी केव्स। उदयगिरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। केव्स रिलेटेड टू जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, हिंदू और जैन केव्स देखने को मिलती हैं। टोटल यहाँ पे 20 गुफाएं हैं, जिसमें से जो केव नंबर 5 है रिलेटेड टू वाराह अवतार। वाराह अवतार मतलब लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु। सारी गुफाएं जो हैं 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जितनी भी गुफाएं हैं वो जैनिज्म केव्स हैं, है ना, जैन धर्म को समर्पित केव्स हैं। लेकिन जो केव नंबर 5 है, जो केव नंबर 5 है, वो किसको समर्पित है, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू वाराह अवतार। वाराह अवतार मतलब लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु या वैष्णव धर्म से संबंधित है, इसलिए लिखा गया है केव्स रिलेटेड टू जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। कहाँ पर सिचुएटेड है? उदयगिरी विदिशा में। टोटल कितनी केव्स हैं? 20। नेक्स्ट केव्स है माड़ा केव्स। माड़ा केव्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। नेक्स्ट आदमगढ़ केव्स। आदमगढ़ जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? होशंगाबाद में। आदमगढ़ केव्स होशंगाबाद में। और ये जो केव्स हैं ये मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, ये मीजोलिथिक पीरियड से संबंधित है। मीजोलिथिक पीरियड से संबंधित है ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो मध्य पाषाण काल जब था उस समय पे पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते थे। मतलब उस समय तक मनुष्य ने या मानव ने पशुपालन करना सीख लिया था, तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? आदमगढ़ केव से। मीजोलिथिक एज एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन आर फाउंड, इसलिए ये कौन से एज की केव्स हैं? मीजोलिथिक। उसी तरीके से भीमबेटका जैसे पैलियोलिथिक थी, आदमगढ़ केव्स कब की हैं? मीजोलिथिक पीरियड की, क्योंकि यहाँ से किसके एविडेंसेस मिलते हैं? एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल बोन्स, इनके यहाँ पे साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं। इसके डिस्कवरी किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे इसके? खोजकर्ता थे श्री आर.बी. जोशी एंड एम.डी. खरे। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। इनके खोजकर्ता हैं श्री आर.बी. जोशी एंड एम.डी. खरे, डिस्कवरर ऑफ आदमगढ़ केव्स। आदमगढ़ केव्स की डिस्कवरी किसने की? आर.बी. जोशी एंड एम.डी. खरे। और हमारी फर्स्ट केव जी थी जिसके हमने 5 पार्ट पढ़े थे, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? डोंगर फील्ड। तो नाम आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है पहाड़गढ़ गुफा समूह या पहाड़गढ़ केव्स। ये कहाँ पे हैं? पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। ऑन द बैंक ऑफ आसन रिवर।
कौन सी नदी में, कौन सी नदी के किनारे हैं? आसन नदी के किनारे। पहाड़गढ़ केव्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर आसन। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स हंटिंग एंड डांसर्स मेड विथ रेड एंड वाइट कलर, मतलब लाल और सफेद कलर से किसकी किसकी पेंटिंग्स मिलती हैं? एनिमल्स की, मतलब जानवरों की, पशुओं की, उसके अलावा जो शिकारियों की, और डांसर्स मतलब जो प्रमुख नृत्यकार थे उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं? पहाड़गढ़ गुफाओं से। कहाँ पर सिचुएटेड है पहाड़गढ़ केव्स? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। कौन सी नदी के किनारे? आसन नदी के किनारे। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स हंटिंग एंड डांसर्स मेड विद दी रेड एंड वाइट कलर, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मृगेंद्रनाथ केव्स। कहाँ पर सिचुएटेड है मृगेंद्रनाथ केव्स? सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पर भीमबेटका सिचुएटेड है वहीं पर क्या सिचुएटेड है? मृगेंद्रनाथ। रॉक पेंटिंग्स एंड सम ऑफ द केव्स आर फेमस एज जैन केव्स। अब ये जो मृगेंद्रनाथ गुफा समूह है, यहाँ पे एक गुफा तो होगी नहीं, है ना, तो यहाँ पे जो कुछ केव्स हैं, रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, है ना, मतलब पत्थरों पे चित्रकारियां मिलती हैं, और कुछ जो केव्स हैं मृगेंद्रनाथ केव्स की, जो कुछ केव्स हैं वो कैसी केव्स फेमस है? फेमस एज जैन धर्म, मतलब फेमस एज जैन केव्स। तो जैन धर्म को समर्पित कुछ गुफाएं हैं मृगेंद्रनाथ केव्स के अंदर। कहाँ पर सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। नेक्स्ट है भरथरी केव्स। कौन थे भरथरी? है ना, उज्जैन शासक राजा गर्दभिल्ल के पुत्र थे, जिन्होंने क्या किया था? बाद में वैराग्य धारण कर लिया था। जिसमें कौन से सॉन्ग्स हमने पढ़े थे मालवा में? भरथरी, जो कि क्या दर्शाते हैं, जिसमें से क्या गाया जाता है? जो भरथरी और उनकी क्वीन थी पिंगला, तो जब भरथरी ने क्या कर लिया था? वैराग्य धारण कर लिया था, तो उनकी जो दुख की कथाएं हैं वो किसमें गाई जाती हैं? भरथरी सॉन्ग्स में। तो भरथरी केव्स, ये केव्स कहाँ पे हैं? उज्जैन में, जिसे परमार शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? परमार शासकों ने, कंस्ट्रक्टेड बाय परमार रूलर्स। और यहाँ पे कई सारी कलरफुल पेंटिंग्स देखने को भी मिलती है। साथ ही साथ इट इज द प्लेस फॉर योगा प्रैक्टिस। इट इज अ प्लेस फॉर योगा प्रैक्टिस। किसके योगा प्रैक्टिस का प्लेस था? भरथरी एंड बाबा गोरखनाथ। भरथरी एंड बाबा गोरखनाथ। It is the place for yoga practice of Bharthari and Baba Gorakhnath. कौन सी caves? भरथरी caves, situated in उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों ने। भरथरी की महत्वपूर्ण रचनाएं हमने पढ़ी थी। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में कौन कौन सी थी? सर्वप्रथम तो थी वाक्यपदिया, जिनके बारे में हम इन डिटेल मेंस में पढ़ते हैं। उसके बाद शतक त्राया, जिसमें हम 3 पढ़ते हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। और इन तीनों किताबों में उनके नाम के अनुसार अलग अलग चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे नीति शतक, उसमें पूरे कोड ऑफ कंडक्ट, जो एथिकल रूल्स है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन थी? शब्द धातु समीक्षा, भट्टी काव्य और अदर बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो हमने भरथरी की पढ़ी थी। एशियन लिटरेरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है शंकराचार्य केव्स। कौन थे शंकराचार्य? ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ हिंदुइज्म। कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ हिंदुइज्म। अभी भारत सरकार क्या बना रही है? स्टैचू ऑफ वननेस, है ना, स्टैचू ऑफ वननेस, जिसमें शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंचा स्टैचू कहाँ पे बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में। तो शंकराचार्य केव्स, जिन्हें श्री गोविंद पदाचार्य केव्स भी कहते हैं, शंकराचार्य केव्स या श्री गोविंद पदाचार्य केव्स कहाँ पर सिचुएटेड है? ओमकारेश्वर खंडवा पे। शंकराचार्य कौन थे? फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ हिंदुइज्म। और जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिचुएटेड हैं। और
स्टैचू ऑफ वननेस भारत सरकार कहाँ पे बना रही है? ओमकारेश्वर में ही, नर्मदा नदी के किनारे। और कितने फीट ऊंचा है ये? 108 फीट ऊंचा स्टैचू, जिसे किस नाम से बोला जा रहा है? स्टैचू ऑफ वननेस। अलग अलग स्टैचूज भी हमें प्रीलिम्स के लिए पता होने चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी या स्टैचू अलग अलग कहाँ पे कौन से हैं, है ना। नेक्स्ट है फिर कुछ अदर केव्स हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हो गए जिनके बारे में हमें इन डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। फिर कुछ केव्स हैं जैसे बिलोवा केव्स। बिलोवा केव्स हैं ग्वालियर में और डेडिकेटेड टू शैविज्म, मतलब ये शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? शैविज्म। कहाँ पर सिचुएटेड है बिलोवा केव्स? ग्वालियर में। देन नेक्स्ट है सिलेहरा केव्स। जो सिलेहरा केव्स हैं वो पांडव काल से संबंधित हैं, है ना, मतलब पांडव एज। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सिलेहरा केव्स। नेक्स्ट है काजल रानी केव्स, खंडवा जिले में। सतमातृका गुफा सिचुएट। अब ये जो काजल रानी केव्स है इसके पास में कौन सी गुफा एक सिचुएटेड है? काजल रानी केव्स भी खंडवा में है। इसके अलावा हमने कौन सी केव्स पढ़ी थी खंडवा में? ओमकारेश्वर खंडवा में शंकराचार्य की गुफाएं। तो जो काजल रानी केव्स हैं उसके पास में कौन सी गुफा सिचुएटेड है? सतमातृका गुफा। कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट है लोहानी केव्स। लोहानी केव सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सरोमरो। सरोमरो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। और ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। सरोमरो सीहोर फेमस है बुद्धिस्ट केव्स। फिर धर्मराजेश्वर केव्स जिसे मालवा का एलोरा कहा जाता है, कंसीडर्ड एज दी एलोरा ऑफ मालवा। तो धर्मराजेश्वर केव्स मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कौन सी केव्स हैं? धर्मराजेश्वर, विच वॉज फेमस एज एलोरा ऑफ मालवा। एलोरा ऑफ मालवा। मालवा का एलोरा कौन सी गुफाओं को कहा जाता है? धर्मराजेश्वर केव, जो कि कहां पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन दी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है जटाशंकर केव्स, पचमढ़ी। जटाशंकर केव्स कहां पर है? पचमढ़ी में। इसके अलावा पचमढ़ी में जटाशंकर केव्स के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट केव्स है पांडव केव्स। पांडव केव्स, पांडव केव्स, क्योंकि ऐसा माना गया था कि महाभारत काल के समय पे जो पांडव्स हैं वो यहाँ पर ठहरे थे, इसीलिए यहाँ पे पांडव केव्स जो हैं वो बनाई गई। और सिलेहरा केव्स वो अलग हैं, वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सिचुएटेड हैं, वो भी पांडव केव्स हैं। फिर नेक्स्ट है आबचंद। आबचंद की गुफाएं कहाँ पे हैं? जहाँ पे आबचंद का मेला लगता है। इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था कि आबचंद का मेला कहाँ पे लगता है? सागर में। आबचंद का मेला सागर। तो आबचंद केव्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट केव्स हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख गुफाएं। तो इससे गुफाओं के साथ साथ हमने क्या क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंट टॉम्ब्स, मतलब हिस्टोरिकल टूरिज्म में हमने ओवरऑल क्या पढ़ा? फोर्ट, पैलेसेस, केव्स एंड टॉम्ब्स, ये चारों चीजें आपके हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो केव्स ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो गुफाएं आपको याद होनी चाहिए, जिनके बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए, तो वो है सबसे पहली बाघ केव्स। बाघ केव्स की पांचों गुफाओं के नाम और जो गुफाएं हैं वो किस लिए फेमस है, कौन सी गुफा सबसे बड़ी है, किस गुफा में सबसे ज्यादा डेकोरेशन और पेंटिंग्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 5वीं से 7वीं शताब्दी या 5th से 6th सेंचुरी के बीच की वो गुफाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी थी उदयगिरी केव्स, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिचुएटेड है। उसके अलावा जो बाद में कुछ अदर केव्स पढ़ी, उन इंपॉर्टेंट केव्स जैसे भीमबेटका, शंकराचार्य केव्स के बाद उनके आपको लोकेशन पता होना चाहिए। और कौन सी केव्स जो हैं, जैसे धर्मराजेश्वर केव्स को एलोरा ऑफ मालवा कहते हैं। इसके अलावा जो सिलेहरा केव्स हैं वो किस एज से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की आर्कियोलॉजिकल साइट से स्टार्ट करते हैं अब।
इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये सारी साइट्स हमने ऑलरेडी जब हम स्टोन कॉपर एज मतलब ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे थे अपने एंशियंट मध्य प्रदेश के अंदर या एंशियंट हिस्ट्री के अंदर मध्य प्रदेश की, तो हमने इन सारे साइट्स का इन डिटेल जिक्र किया था। इसलिए अभी मैं आप लोगों को केवल बताती हूँ कि कायथा कहाँ पे है मध्य प्रदेश के, उज्जैन जिले में, जहाँ पे बर्थ प्लेस मतलब किसका जन्म हुआ था, वारण मिहिर का, जहां पे वारण मिहिर का क्या था, बर्थ प्लेस। चंद्रगुप्त के वन ऑफ दी नवरत्नों में से एक है कौन, वारण मिहिर। इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे, कौन थे, और एस्ट्रोनॉमर भी थे। एक किताब इन्होंने लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम जानते हैं बृहद संहिता। बृहद संहिता ये किताब किसने लिखी थी, वारण मिहिर। जो वारण मिहिर थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, जो कि फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। और इनकी जो किताब है बृहद संहिता, वो भी एस्ट्रोनॉमी की एक बहुत मतलब जो मैं बोलूँ फेमस किताब है। कौन सी, बृहद संहिता। तो इंपॉर्टेंट किताबों के बुक्स के नेम भी जहाँ आते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स के नेम हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो वारण मिहिर का जो बर्थ प्लेस है ना कायथा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, सीधा क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, कि जो कायथा है वो इनमें से किसका बर्थ प्लेस था, तो किसका था, वारण मिहिर का। या पूछा गया था कि वारण मिहिर का बर्थ प्लेस जो है वो कहाँ पे है, तो कायथा में, उज्जैन के कायथा। डिस्कवरी किसने की, विष्णुधर वाकणकर, जिन्होंने भीमबेटका केव्स की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है एरान सागर, जहां पे हमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फर्स्ट एंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कब का है ये एविडेंस, 510 एडी, 510 एडी। सागर के ईरान से मिलता है क्या, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, जिसमें भानुगुप्त जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, उनके कमांडर की जब डेथ हो गई थी तो उनकी वाइफ ने क्या परफॉर्म किया था, सती, बाय सेटिंग एट टॉप ऑफ हर हस्बैंड फ्यूनरल्स फायर। और ये किससे रिलेटेड साइट है, चाल्कोलिथिक एज, मतलब ताम्रपाषाण काल से लेके गुप्ता एज तक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं या गुप्ता एज तक के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कहाँ से मिलती हैं, एरन से। क्योंकि जो हमें 510 एडी का इंस्क्रिप्शन मिलता है, एरन इंस्क्रिप्शन, तो वो गुप्ता एज को दर्शाता है। तो चाल्कोलिथिक पीरियड से लेके गुप्ता पीरियड तक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मध्य प्रदेश के सागर से। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है तो आर्कियोलॉजिकल साइट है। फिर नेक्स्ट है आवरा। आवरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। रिमेन्स फ्रॉम चाल्कोलिथिक एज टू गुप्ता पीरियड, यहाँ पर भी चाल्कोलिथिक एज मतलब ताम्रपाषाण काल से लेके गुप्ता एज तक के इंस्क्रिप्शन या गुप्ता एज तक के जो रिमेन्स हैं वो मिलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एचवी त्रिवेदी। जो इम्पोर्टेंट खोज करता है, इम्पॉर्टेंट खोजकर्ता जो है ना अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था कायथा, कायथा के कौन थे, श्री विष्णुधर वाकड़कर। आवरा, आवरा के कौन है, एचवी त्रिवेदी। और यहाँ पे भी चाल्कोलिथिक पीरियड से लेके गुप्ता एज तक अलग अलग रिमेन्स, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नावदटोली, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट है, जो कि नर्मदा नदी के साउदर्न बैंक में सिचुएटेड है। कहाँ पर, नावदटोली खरगोन में। कहाँ पे है नावदटोली, खरगोन। इसके डिस्कवरर हैं एचडी सांकलिया। कहाँ पर सिचुएटेड है, साउदर्न बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, सदर्न बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, नावदटोली। यहाँ पे भी चाल्कोलिथिक एज जो इंस्क्रिप्शंस हैं या चाल्कोलिथिक एज जो रिमेन्स हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसके खोजकर्ता कौन है, एचडी सांकलिया। नेक्स्ट है बेसनगर। बेसनगर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। बेसनगर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। तो डिस्कवरी डीआर भंडारकर, डिस्कवरर कौन है इनके, डीआर भंडारकर। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि जो एक्चुअल एक्सकेवेशन है, कुछ बुक्स में लिखा है
एक्चुअल एक्सकेवेशन डन बाय एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं एच लेक। एच लेक जो बेसनगर है, बेसनगर जो इम्पोर्टेंट साइट है वो मध्य प्रदेश के विदिशा में सिचुएटेड है। यहाँ से भी चैल्कोलिथिक एज के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, चैल्कोलिथिक एज के जो रिमेन्स हैं, पॉटरीज हैं, अलग अलग पेंटिंग्स हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डी.आर. भंडारकर। लेकिन कुछ बुक्स में हमें मिलता है कि डिस्कवरी तो डी.आर. भंडारकर ने की, लेकिन जो एक्चुअल चीजों के खोज करता थे वो कौन थे? एच लेक। एच लेक। उसके बाद हमें विदिशा से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने मध्य प्रदेश में ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ चुके थे, और जब मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश में कौन सी डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी पढ़ाई थी, तब हमने गरुड़ स्तंभ या गरुड़ पिलर के बारे में पढ़ा था। जानते हैं आप सभी गरुड़ पिलर? गरुड़ पिलर, द पिलर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रीक एम्बेसडर। किसके समय पे बनवाए थे? भागभद्र के समय पे। किसने बनवाया था? ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, है ना। कौन से शासक का एम्बेसडर था? एंटियाल सीडास। एंटियाल सीडास वन के एम्बेसडर भारत आए। कौन थे? हेलियोडोरस। उस समय शुंग डायनेस्टी के शासक कौन थे? भागभद्र। भागभद्र, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? और भागभद्र को हम और क्या बोलते हैं? भागमित्र। भागभद्र या भागमित्र। तो गरुड़ पिलर, द पिलर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, कंस्ट्रक्टेड बाय हेलियोडोरस, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ एंटियाल सीडस वन ड्यूरिंग द रेन ऑफ भागभद्र, शुंग रूलर। भागभद्र या भागमित्र। उसके बाद ये जो गरुड़ पिलर है, तो लोकल माझी ट्राइब जो है उस रीजन की, कौन सी ट्राइब रिसाइड करती है वहां पे? माझी ट्राइब। तो वहां की माझी ट्राइब इसे क्या कह के बुलाती है या क्या कह के पुकारती है? खाम बाबा या खम्बा बाबा। खाम बाबा, इट वॉज नोन एज खाम बाबा बाय लोकल माझी ट्राइब। तो गरुड़ पिलर के बारे में आपको 2 मार्कर या 2 मार्क्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कंस्ट्रक्टेड बाय हेलियोडोरस ड्यूरिंग द रेन ऑफ शुंग रूलर भागभद्र या भागमित्र, नोन एज खाम बाबा बाय लोकल माझी ट्राइब। और उसके बाद द रेलिक्स ऑफ द म्यूजियम, सॉरी द रेलिक्स ऑफ द पिलर, मतलब इस जो स्तंभ के, ये गरुड़ स्तंभ के जो रेलिक्स, जो अवशेष हैं, वो कहाँ पर रखे गए हैं? कल हमने एक इंपॉर्टेंट देखा था ना, गुजरी महल के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसे किसने बनवाया था? मान सिंह तोमर, इन द मेमोरी ऑफ अवर बिलव्ड मृगनयनी। तो गुजरी महल म्यूजियम, अभी आगे हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स भी पढ़ेंगे। तो गुजरी महल म्यूजियम में इसके रेलिक्स, इसके जो अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। और इसकी जो डिस्कवरी है, गरुड़ स्तंभ की जो डिस्कवरी है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में की। कब की? 1877। तो गरुड़ पिलर के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? इट इज द पिलर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ऑफ एंटियाल सीडस वन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसका शासनकाल चल रहा था उस समय भारत में? शुंग रूलर भागभद्र या भागमित्र। इट वॉज नोन एज खाम बाबा बाय लोकल माझी ट्राइब ऑफ द रीजन। द रेलिक्स ऑफ द म्यूजियम केप्ट इन द गुजरी महल म्यूजियम। And next it was discovered by famous archaeologist Alexander Cunningham in the year 1877। तो इतनी चीजें गरुड़ स्तंभ के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे है? बेसनगर विदिशा में। तो बेसनगर विदिशा भी एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि सर्वप्रथम तो हमें गरुड़ स्तंभ से याद रखना है कि मिलता है। उसके बाद डिस्कवरी डी.आर. भंडारकर ने बेसनगर की डिस्कवरी की एज अ आर्कियोलॉजिकल साइट। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हमने पढ़ी? सबसे पहले हमने देखा था कायथा, जो कि फेमस एस्ट्रोनॉमर और फेमस मैथमेटिशियन वारामिहिर का क्या है? बर्थ प्लेस है ना। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? नावदटोली। नावदटोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में साउदर्न बैंक ऑफ रिवर
नर्मदा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट है। नेक्स्ट हमने आवरा देखा जिसकी डिस्कवरी एच.वी. त्रिवेदी ने की थी। उसके अलावा एरण जिसमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती हमें मिलता है, जिसमें भानुगुप्त के कमांडर गोपीराज की मृत्यु के बाद, जब गोपीराज की मृत्यु हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था, तब वो उनकी चिता पे बैठ के सती हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है बेसनगर, ये विदिशा में है और हमें यहाँ से फेमस गरुड़ स्तंभ के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, मतलब भागवत धर्म के साक्ष्य, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के साक्ष्य। क्योंकि पिलर किसको डेडिकेटेड है, कौन से भगवान को, 12 अवतार या लॉर्ड विष्णु। तो ये क्या हो गई, ये हो गई इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमारा हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म यहाँ पे समाप्त हुआ और आज से हमें स्टार्ट करना है क्या, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस। आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंदर हमने कई सारे फोर्ट देखे थे इंपॉर्टेंट, है ना, उसके बाद कई सारे पैलेसेस, केव्स और टॉम्ब। और अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर में एक न्यू टॉपिक, क्या, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब धार्मिक महत्व के कुछ जो रिलीजियस पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस या रिलीजियस टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले रिलीजियस टूरिज्म में हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ स्थल, उसके बाद जैन धर्म के प्रमुख और फिर हिंदू धर्म के प्रमुख। तो सबसे पहले बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट में हमें सबसे पहले, हमने अभी कई सारे बुद्धिस्ट केव्स देखी, और उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कौन से हैं, सांची स्तूप और भरहुत स्तूप। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, सांची स्तूप और भरहुत स्तूप के बारे में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्या है, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब धार्मिक महत्व के जो पर्यटन स्थल हैं, उसमें हम अभी देख रहे हैं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल हैं। तो सबसे पहले हैं, सबसे पहले है सांची स्तूप या सांची। तो सांची को क्या बोलते हैं, सांची को बोलते हैं होली सिटी ऑफ बुद्धिस्ट, मतलब जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनकी पवित्र नगरी, इट वॉज नोन एज होली सिटी, होली सिटी ऑफ बुद्धिस्ट। उसके बाद सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, कंस्ट्रक्टेड बाय मौर्यन किंग अशोका, जो कि एक बहुत बड़ा कौन था, बुद्धिज्म प्रमोटर, जिसमें हमने पढ़ चुका है कि इनने अपनी बेटी संघमित्र और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, क्या करने के लिए, बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ खुद 84,000 स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन भी अशोक ने कराया था अराउंड 3rd सेंचुरी। इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी 1818 में, 1818 में जनरल टेलर ने की थी, डिस्कवर्ड बाय जनरल टेलर इन 1818। अब इसमें हमने जब सांची स्तूप का डिस्क्रिप्शन देख रहे थे तो कितने स्तूप पढ़े थे, इसके अंतर्गत 3 स्तूप हैं, जिसमें 3 स्तूप कौन कौन से हैं, पहले वाले को बोलते हैं महास्तूप, दूसरे वाले को बोलते हैं काला स्तूप, है ना, ये स्तूपों के नाम है, महास्तूप, काला स्तूप, और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, स्तूपर 3 या स्तूप 3। तो पहला कौन सा है, पहला है महास्तूप, यहां से भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं कहां से, महास्तूप से। और ये जो स्तूप है ये सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का सबसे बड़ा स्तूप।
उसके बाद काला स्तूप, यहाँ से अशोक कालीन जो धर्म प्रवर्तक थे, जो रिलीजियस या बुद्धिज्म प्रमोटर्स थे, तो उनके एविडेंसेस मिलते हैं। और स्तूप 3 में भगवान बौद्ध के 2 इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स थे। कौन कौन? सारीपुत्र और महामोगलायन। कौन कौन थे? सारीपुत्र एंड महामोगलायन। सारीपुत्र और महामोगलायन के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? स्तूपा 3 से। तो सांची के अंतर्गत को टोटल कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप हैं, जिसमें सबसे पहले है महास्तूप। महास्तूप में भगवान बौद्ध के अवशेष, काला स्तूप में धर्म प्रवर्तक जो अलग अलग थे बुद्धिज्म के, उनके अवशेष, और स्तूप 3 में महात्मा बुद्ध के फेमस डिसाइपल्स कौन कौन? सारीपुत्र और महामोगलायन, उनके अवशेष मिलते हैं। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन भगवान बौद्ध को 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद कहां पर? बोध गया, बिहार में। सेल्वेशन मतलब जब उन्हें वैराग्य मिला था, सेल्वेशन मिला था, वो दिन कौन सा था? वो था वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। बोधि ट्री है ना, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने क्या किया था? 6 साल कड़ी तपस्या की थी। तो जब उन्हें सेल्वेशन मिला तो इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया, और गया का नाम बोध गया हो गया, और जो ट्री था, पीपल वृक्ष था, उसका नाम क्या हो गया? बोधि ट्री। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हर साल क्या मनाया जाता है? बुद्ध महाजयंती। ऑन द ओकेशन ऑफ वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध महाजयंती ऑर्गेनाइज्ड हियर एवरी ईयर, है ना। बुद्ध महाजयंती ऑन द ओकेशन ऑफ वैशाख पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ पर बुद्ध महाजयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को सेल्वेशन मिला था। सांची स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया? इट वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय गवर्नमेंट इन द ईयर 1989 में। तो क्या क्या चीजें हमने देखी? अभी हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब धार्मिक महत्व के कुछ जो पर्यटन स्थल हैं अलग अलग धर्मों के। उसमें हमने सबसे पहले देखा बुद्धिज्म के। तो बुद्धिज्म में हम 2 इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल देखते हैं। पहला हम देखते हैं सांची स्तूप, दूसरा देखते हैं भरूच स्तूप। तो सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन अशोका, है ना, मौर्यन किंग अशोका, डिस्कवरी जनरल टेलर इन द ईयर 1818। उसके बाद इसमें कितने मेन स्तूप हैं? 3 स्तूप हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? महास्तूप, जहां से भगवान बौद्ध के अवशेष मिलते हैं। फिर है काला स्तूप, और तीसरा है स्तूप 3, जहां से सारीपुत्र और महामोगलायन के अवशेष मिलते हैं। वैशाख पूर्णिमा का दिन यहाँ पे एवरी ईयर क्या मनाया जाता है? बुद्ध महाजयंती। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। तो ये सांची के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज मैंने आपको फिर से रिमाइंड करा दिया। सांची स्तूप हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा? भरूच स्तूप। भरूच कहाँ पे है? सतना में, जहां गुप्ता एज की एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक शिव टेम्पल, गुप्ता जो एज है ना, जो गुप्त काल है, उनके समय की एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर मिलती है। कहां से? भरूच, सतना से। तो भरूच स्तूप ये बौद्ध धर्म का स्तूप है या बौद्ध स्तूप है। इसका भी फाउंडेशन जो है ना, या इस स्तूप की जो नींव है वो किसने रखी थी? अशोक ने। तो इसमें बोलेंगे फाउंडेशन पिलर। फाउंडेशन पिलर या नींव किसने रखी? मौर्यन किंग अशोक ने।
बुद्धिस्ट इनिशिएशन मतलब बुद्धिज्म का जो फॉलोवर है वो किससे मतलब बना था? अशोक के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तो हम सबको पता है, अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक है ना, जो उन्होंने बुद्धिज्म इनिशिएशन लिया था, बुद्धिज्म इनिशिएशन। बुद्धिज्म टीचिंग किससे ली थी? गुरु उपगुप्त, गुरु उपगुप्त से। और राज्याभिषेक के 10वें, 12वें और 20वें वर्ष ये कई इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट गए थे। 10वें वर्ष में गए थे बोध गया, उसके बाद गए थे निगाली सागर, और फिर गए थे गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु बिहार में है। लुम्बिनी कपिलवस्तु बिहार में। तो अशोक दो छे वो इतने बड़े बुद्धिज्म के प्रमोटर थे कि इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए, बुद्धिज्म इनिशिएशन लिया गुरु उपगुप्त से, और राज्याभिषेक के 10वें, 12वें और 20वें वर्ष बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी जैसी जगहों पे ये गए थे। तो ये तो चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हम अभी भरूच स्तूप देखते हैं। तो कहाँ पे है भरूच स्तूप? भरूच स्तूप सिचुएटेड इन दी सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यह भरूच सतना में सिचुएटेड है। फाउंडेशन इसका किसने रखा था? इसकी नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी किंग अशोक। सेकेंड अशोक इंडियन हिस्ट्री में किनको कहते हैं? कनिष्क को। कनिष्क के शासनकाल को क्या बोलते हैं, या कनिष्क को क्या बोलते हैं? कनिष्क वॉज फेमस एज सेकेंड अशोक। उसके बाद कंप्लीशन किसने कराया? तो मौर्यंस के बाद कौन आए थे? मौर्यन के बाद आए थे शुंग। तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने इसका कंप्लीशन कराया। अब किससे बना हुआ है ये? तो रेड सैंड स्टोन या लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है कौन सा? भरूच स्तूप, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही की थी, है ना? अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका नाम हमने अभी कहाँ पे पढ़ा था? जब हम गरुड़ पिलर पढ़ रहे थे, कि गरुड़ पिलर की भी डिस्कवरी 1877 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और जो भरूच स्तूप है सतना का, जिसका फाउंडेशन पिलर किंग अशोक ने रखा, जिसका कंप्लीशन पुष्यमित्र शुंग ने कराया, लाल और पीले बलुआ पत्थर या रेड और येलो सैंडस्टोन से, इसकी डिस्कवरी भी किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम इन द ईयर 1873। तो ये ईयर के साथ आपको एक्सकेवेटर का नाम पता होना चाहिए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस हम पढ़े बुद्धिज्म के? एक तो सांची स्तूप और दूसरा भरूच स्तूप। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये बुद्धिज्म के हो गए रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस। नेक्स्ट देखते हैं महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर। ये कहाँ के हैं? हिंदुज्म के। तो हिंदू धर्म के प्रमुख, मैं बोलूं तो तीर्थ स्थल या हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक है महाकालेश्वर, एक है ओमकारेश्वर। और ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ओमकालेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसलिए इसे हिंदू के प्रमुख धार्मिक स्थलों में या धार्मिक पर्यटन स्थलों में हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कुछ चीजें। हिंदुज्म के इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस, है ना? प्लेसेस तो कई सारे, हमने ऑलरेडी कई सारे फोर्ट और सारी चीजें देखी हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों मध्य प्रदेश के प्रमुख, मध्य प्रदेश में दो ही ज्योतिर्लिंग है ना? एक तो कौन सा है? उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पे एकमात्र
दक्षिण मुखी शिवलिंग है ना, दक्षिण मुखी शिवलिंग सिचुएटेड है। महाकालेश्वर उज्जैन में, कहां पर है महाकालेश्वर? उज्जैन में, जहां पर 2028 में क्या लगने वाला है? सिंहस्थ। सिंहस्थ के बारे में भी हमने पढ़ा था जब हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेयर्स देख रहे थे कि सिंहस्थ का जो मेला है वह कौन से ग्रह पे निर्भर होता है? तो बृहस्पति ग्रह पे, मतलब जुपिटर पे। जुपिटर एंटर्स इन द लियो साइन ऑफ जोडिक, मतलब बृहस्पति ग्रह का जो प्रवेश है वो सिंह राशि में होता है। और कौन सा मेला लगता है? सिंहस्थ का मेला। तो अब अगला सिंहस्थ कब लगना है? 2028 में। इसकी शायद डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो ये आप पता कर लीजिएगा। सबसे पहले महाकालेश्वर, जहां पे एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग जो है वो सिचुएटेड है, इज द मेजर सेंटर ऑफ हिंदू रिलीजन। ये क्या है? वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में है, एक तो हम पढ़ लिए, कौन सा? महाकालेश्वर। कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा? तो महाकालेश्वर के बाद नेक्स्ट है ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ओमकारेश्वर जगह है, ज्योतिर्लिंग नहीं है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसलिए हम इसे भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ हिंदू रिलीजन में पढ़ते हैं। तो ओमकारेश्वर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और अभी हमने ओमकारेश्वर के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे काजल रानी की गुफाएं हैं, साथ ही साथ यहाँ पे शंकराचार्य का क्या है? केव्स। और साथ ही साथ भारत सरकार यहाँ पे क्या बना रही है, क्या निर्मित करा रही है? 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की स्टेचू या शंकराचार्य की प्रतिमा, जिसे क्या बोला जाएगा? स्टेचू ऑफ वननेस, स्टेचू ऑफ वननेस। अब इसका नाम ओमकारेश्वर किसके नाम पे पड़ा? यहाँ पे सिचुएटेड ओम शेप्ड वैली, ओम शेप्ड आइलैंड, ओम शेप्ड आइलैंड सिचुएटेड है यहाँ पे, जिसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? ओमकारेश्वर। और उसके बाद आपने एक हनुमंतिया, है ना, आइलैंड कौन सा है? हनुमंतिया, जिसे मध्य प्रदेश के गोवा के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे प्रतिवर्ष क्या होता है? जल उत्सव या वाटर फेस्टिवल। इज द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। कौन सा आइलैंड? हनुमंतिया आइलैंड। ओम शेप्ड आइलैंड की वजह से इसका नाम ओमकारेश्वर रखा गया या ओमकारेश्वर पड़ा। यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग सिचुएटेड है और भारत सरकार द्वारा यहाँ पे क्या बनाया जा रही है? शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फीट ऊंची, जो कि किस नाम से फेमस होगी? स्टैचू ऑफ वननेस। तो ये इंपॉर्टेंट हिंदुज्म के 2 कौन कौन से हो गए रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस? एक तो महाकालेश्वर और दूसरा ओमकारेश्वर। बुद्धिज्म में हमने कौन से पढ़ा? सांची और भरूच। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस ऑफ जैनिज्म या जैन धर्म के प्रमुख जो तीर्थ स्थल है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म के अंदर। तो हमने ऑलरेडी बुद्धिज्म देख लिया, बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस थे। उसके बाद हमने बुद्धिज्म के बाद क्या देख लिया? हिंदुज्म के। अब नेक्स्ट है जैनिज्म। तो जैनिज्म के कई सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जिसमें
सबसे पहले एक आपने नाम सुना होगा सोनगिरी, उसके बाद नेक्स्ट है मुक्तागिरी, मुक्तागिरी, फिर है पावन गजा, पुष्पगिरी, पावागिरी, पुष्पगिरी एंड पावागिरी दोनों अलग अलग है ना। सोनगिरी, मुक्तागिरी, बावन गजा, पुष्पगिरी, पावागिरी, और एक इंदौर में मिलता है, कौन सा? कोमटगिरी, कोमटगिरी। तो कौन कौन से मध्य प्रदेश में प्रमुख तीर्थ स्थल मिलते हैं जैन धर्म के? सोनगिरी, मुक्तागिरी, पावन गजा, पुष्पगिरी और पावागिरी। तो अब इनके बारे में कुछ थोड़ा हमें जानकारी भी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले सोनगिरी, सोनगिरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, और यहाँ पे 108 जैन मंदिर सिचुएटेड है। क्या सिचुएटेड है? 108 जैन टेम्पल्स। तो सोनगिरी मध्य प्रदेश के दतिया में है, यहाँ पे 108 जैन मंदिर है। उसके बाद मुक्तागिरी, बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है मुक्तागिरी, जहाँ पर 52 जैन टेम्पल्स हैं। कितने? 52 जैन टेम्पल्स। सोनगिरी कहाँ पे है? दतिया में, जहाँ पर 108 जैन मंदिर हैं। उसके बाद मुक्तागिरी, मुक्तागिरी बैतूल पे है, यहाँ पे 52 जैन टेम्पल हैं। नेक्स्ट है बावन गजा, यहाँ पे 72 फीट ऊंचा, 72 फीट ऊंचा क्या है? लॉर्ड आदिनाथ स्टैचू, आदिनाथ का स्टैचू है ना, आदिनाथ स्टैचू। तो बावन गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या है? रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है जैन धर्म का, जहां पर 72 फीट ऊंचा, 72 फीट हाई क्या मिलता है? भगवान आदिनाथ या लॉर्ड आदिनाथ का स्टैचू। नेक्स्ट है पुष्पगिरी, पुष्पगिरी कहाँ पे है? देवास में, और ये मेजर एजुकेशन सेंटर है, किसका? जैन धर्म का। तो एजुकेशन सेंटर, जैसे कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है हमारे प्रीलिम्स में कि आउट ऑफ दीज फेमस जैन टूरिस्ट प्लेसेस विच वन इज फेमस एज एजुकेशन सेंटर ऑफ जैनिज्म। आपको दे दिया मुक्तागिरी, बावन गजा, पुष्पगिरी, पावागिरी। द आंसर वुड बी पुष्पगिरी। तो पुष्पगिरी जो देवास में है इज द मेजर एजुकेशन सेंटर ऑफ जैनिज्म। उसके बाद पावागिरी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में क्या है? पावागिरी। तो पावागिरी में क्या है? 99 जैन टेम्पल, 99 जैन टेम्पल, 99 जैन टेम्पल कहाँ पे है? पावागिरी में। सर्वप्रथम कौन सा देखे थे हम? सोनगिरी, सोनगिरी में 108 जैन मंदिर, मुक्तागिरी में 52 जैन टेम्पल, देन उसके बाद बावन गजा में 72 फीट ऊंचा लॉर्ड आदिनाथ का स्टेचू है। पुष्पगिरी देवास में है, जहां पर जिसे फेमस एजुकेशन सेंटर है जैनिज्म का। नेक्स्ट है पावागिरी, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सिचुएटेड है, जहां पे 99 जैन टेम्पल्स हैं। और फिर है गोमटगिरी, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। गोमटगिरी इंदौर में है, और यहाँ पे 27 फीट ऊंचा क्या है? लॉर्ड बाहुबली, बाहुबली का स्टेचू। सत्ताईस फीट ऊंचा क्या है? बाहुबली का स्टेचू। तो गोमटगिरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले पे, जहां पे 27 फीट ऊंचा लॉर्ड बाहुबली का स्टेचू है। तो गोमटगिरी और बावन गजा, इनमें डिफरेंस याद रखिएगा। बावन गजा में 72 फीट ऊंचा किसका स्टेचू है?
आदिनाथ भगवान का। और गोमटगिरी में 27 फीट ऊंचा बाहुबली है ना, लॉर्ड बाहुबली का स्टेचू है। तो कौन कौन से प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हुए? मुक्तागिरी, सोनगिरी, पुष्पगिरी, पावागिरी, गोमटगिरी और पावन गजा। ये फेमस जैन टूरिस्ट प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में। अलग अलग रीजन के और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो हम ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने कई सारे फोर्ट पैलेसेस में भी पढ़ा है, और कुछ को हम आगे भी देखेंगे। तो ये हमारे जैनिज्म के इंपॉर्टेंट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इस्लाम धर्म के। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान देखेंगे, है ना। ये इस्लाम धर्म के कुछ प्रमुख स्थल देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जब हम भोपाल डायनेस्टी पढ़ रहे थे तब मैंने आप सभी को बताया था ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है या सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ एशिया। कौन सी मस्जिद? ताजुल मस्जिद, जिसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? शाहजहां बेगम, भोपाल की 8वीं शासिका। कौन? शाहजहां बेगम, जिन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की थी। शाहजहां बेगम, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, लेकिन पैसों की कुछ कमी की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। और फाइनल कंप्लीशन कब हुआ इसका? 1971 में। 1971 में इसका क्या हुआ? ये कंप्लीटली बन चुकी थी। और कौन से कलर की मस्जिद है ये? पिंक। ताजुल मस्जिद वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ एशिया, जिसका निर्माण भोपाल की 8वीं शासिका शाहजहां बेगम ने करवाया था। और इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू इनने कराया, लेकिन उस समय पे कुछ लैक ऑफ फंड्स की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका। और फिर इसका कंप्लीशन फाइनली कब हुआ? 1971। अब ये मस्जिद किस कलर की है? पिंक कलर की, जिसमें से 2 वाइट डोम्ड मीनारे हैं। 2 वाइट डोम्ड मीनारेट्स, जिसे किस रूप में यूज किया जाता है? मदरसा। दिस ह्यूज पिंक कलर मॉस्क हैज 2 वाइट डोम्ड मीनार विच इज यूज्ड एज मदरसा, जिन्हें मदरसा के रूप में यूज किया जाता है या जो मदरसा के रूप में जानी जाती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कौन सी है? भोपाल की ताजुल मस्जिद। तो ये तो सबसे बड़ी मस्जिद हो गई। भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद या अपने एमपी की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है? ढाई सीढ़ी की मस्जिद, जिसका निर्माण किसने कराया था? भोपाल के फाउंडर दोस्त मोहम्मद खान ने। भोपाल में है ना ढाई सीढ़ी की मस्जिद। तो एक है ताजुल मस्जिद और एक महत्वपूर्ण दरगाह है, कौन सी? दरगाह ए हकीमी। दरगाह ए हकीमी कहाँ पे सिचुएटेड है ये दरगाह? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। बुरहानपुर के बारे में कल हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था ना, यहाँ पे कई सारे टॉम्ब सिचुएटेड है, जैसे कि टॉम्ब ऑफ मुमताज महल, मतलब मुमताज महल का मकबरा, परवेज का मकबरा, महावत खान का मकबरा और शहनवाज खान का मकबरा, है ना, जिसे हम काला ताजमहल के नाम से जानते हैं।
तो दरगाह ए हकीमी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पे। और ये होली प्लेस है, पवित्र स्थल है, किनका? दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। इट इज द होली प्लेस ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। This dargah is situated at Burhanpur and is the famous place for दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। तो फर्स्ट कौन सी थी? ताजुल मस्जिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसका निर्माण शाहजहां बेगम ने शुरू करवाया, लेकिन उनके समय पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के चलते कंप्लीट नहीं हो सका और फिर 1971 में इसका कंप्लीशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है दरगाह ए हकीमी, ये बुरहानपुर पे सिचुएटेड है और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का फेमस होली पैलेस है या होली प्लेस या पवित्र स्थान है। तो ये हमने रिलीजियस टूरिज्म के अंतर्गत पढ़ लिया। तो हमारा रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट सांची और भरूच स्तूप देखे, हिंदू धर्म के इम्पोर्टेंट ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देखा, जो कि मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। उसके बाद जैन धर्म के हमने प्रमुख तीर्थ स्थान देखे, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर हैं, मुक्तागिरी जहां 52 जैन टेम्पल हैं, पुष्पगिरी जो कि एजुकेशन सेंटर है, पावागिरी जहाँ पे 99 जैन मंदिर हैं, कोमटगिरी जहाँ पे 27 फीट ऊंचा बाहुबली भगवान या लॉर्ड बाहुबली का स्टेचू है, और 52 गजा गढ़वानी जहाँ पर क्या सिचुएटेड है? 72 फीट ऊंचा लॉर्ड आदिनाथ का स्टेचू। देन हमने मुस्लिम कम्युनिटी में देखा, एक है इंपॉर्टेंट ताजुल मस्जिद और दूसरी है दरगाह ए हकीमी। तो यहाँ पे हमारा रिलीजियस टूरिज्म कंप्लीट हुआ। अब टूरिज्म के अंदर एक लास्ट पॉइंट बचता है, नेचुरल टूरिज्म, मतलब प्राकृतिक महत्व के कुछ स्थल या नेचुरल टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें हम पढ़ेंगे पचमढ़ी, अमरकंटक, चित्रकूट और भेड़ाघाट के बारे में। ये हिंदू हमने पढ़ लिया, मुस्लिम्स के मेजर पढ़ लिया, जैन धर्म के इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? पचमढ़ी, पचमढ़ी के बाद भेड़ाघाट, फिर अमरकंटक और चित्रकूट। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं पचमढ़ी। नेचुरल टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। नेचुरल टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। तो नेचुरल टूरिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। कौन सा? पचमढ़ी। तो पचमढ़ी को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा यानी सतपुड़ा की रानी। पचमढ़ी वॉज फेमस एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा। इसके अलावा ये पहले मध्य प्रदेश का समर कैपिटल होती थी, है ना। पचमढ़ी वॉज फेमस एज समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी डिस्कवरी एक इंपॉर्टेंट पर्सन आपने नेम सुना होगा, जेम्स फोर्सिथ। जेम्स फोर्सिथ, जेम्स फोर्सिथ ने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की। तो पचमढ़ी को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सतपुड़ा। इट वॉज फेमस एज समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी डिस्कवरी की थी पचमढ़ी माउंटेन्स की जेम्स फोर्सिथ ने। यहाँ पर मध्य प्रदेश की मैक्सिमम रेनफॉल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? पचमढ़ी में, है ना। पचमढ़ी किसके अंतर्गत आता है? होशंगाबाद के अंदर। तो मैक्सिमम रेनफॉल अराउंड 199 प्लस सेंटीमीटर, अराउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में। उसके अलावा फिर पचमढ़ी के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपने सुना होगा जिसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान, है ना,
तो धूपगढ़ कितनी हाइट है? 1350 मीटर। तो जो धूपगढ़ हिल्स हैं, धूपगढ़ हिल्स की हाइट कितनी है? 1350 मीटर। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। कौन सा? धूपगढ़। इसके अलावा क्या सिचुएटेड है? चौरागढ़। ये मध्य प्रदेश का दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ियां है, धूपगढ़। फिर नेक्स्ट है चौरागढ़। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था जटाशंकर केव्स, जटाशंकर की गुफाएं, जटाशंकर केव्स। नेक्स्ट है पांडव केव्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी यहाँ पे सिचुएटेड हैं। कौन कौन से वाटरफॉल सिचुएटेड है यहाँ पे? रजत, अप्सरा, फिर डचेस और बी फॉल। बी फॉल को ही क्या बोलते हैं? जमुना जलप्रपात या जमुना वाटरफॉल। तो जमुना वाटरफॉल को बी फॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नहाने वाले लोगों को यहाँ का पानी चुभता है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बी फॉल्स। तो पचमढ़ी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा? इट वॉज फेमस एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा। इट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। फेमस एज समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मैक्सिमम रेनफॉल वाला रीजन है जहां पे 199 मतलब 199 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। डिस्कवरी किसने की पचमढ़ी पहाड़ियों की? जेम्स फोर्सिथ ने। अब सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है पचमढ़ी की या सतपुड़ा की? तो धूपगढ़ 1350 मीटर। दूसरी सबसे बड़ी चौरागढ़। उसके बाद इंपॉर्टेंट केव्स हैं जटाशंकर केव्स, पांडव केव्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं पचमढ़ी में कौन कौन से? इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स में है सबसे पहले रजत फॉल, अप्सरा, डचेस और बी फॉल, जिसे जमुना जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पचमढ़ी में। तो नेचुरल टूरिज्म के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा? पचमढ़ी। पचमढ़ी को क्या बोलते हैं? इट वॉज फेमस एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा मैकाल रेंजेस की भी 3 अलग अलग सीरीज है ना, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सॉरी, सतपुड़ा सेंट्रल पार्ट, ईस्टर्न पार्ट है मैकाल और वेस्टर्न पार्ट है राजपीपला। तो जो पचमढ़ी है वो किसका पार्ट है? पचमढ़ी सतपुड़ा का पार्ट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमरकंटक। तो अमरकंटक मैकाल हिल्स का पार्ट है ना। अमरकंटक जो है वो मैकाल पहाड़ियों में सिचुएटेड है। और जो पचमढ़ी है या धूपगढ़ है या चौरागढ़, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ सतपुड़ा मतलब सतपुड़ा पहाड़ियों पे ही सिचुएटेड है। और वेस्टर्न क्या है? राजपीपला। राजपीपला में क्या सिचुएटेड है? असीरगढ़ की पहाड़ियां या बड़वानी हिल्स जो है, जिसे हम चूलगिरी की पहाड़ियां जहां पे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी में, वो राजपीपला सीरीज में सिचुएटेड है। तो ये हुआ पचमढ़ी। पचमढ़ी के बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं अमरकंटक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट नेचुरल टूरिस्ट प्लेस कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अमरकंटक। अमरकंटक अभी मैंने बताया कहां पर सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहां पे है? अनूपपुर। उसके बाद किसका पार्ट है ये? तो ये मैकाल पहाड़ियों का पार्ट है, मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स का पार्ट है। अमरकंटक को पिलग्रिमेज किंगडम ऑफ टूरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलग्रिमेज किंगडम ऑफ टूरिस्ट, पिलग्रिमेज किंगडम ऑफ टूरिस्ट। उसके बाद हमने कल भी ये चीज पढ़ी थी कि अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में किया गया है? तो कालिदास ने मेघदूतम, कालिदास की लिरिकल पोयम कौन सी है? मेघदूतम। तो कालिदास ने अपनी मेघदूतम पोयम में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन कालिदास की किस पुस्तक में है? मेघदूतम में। उसके बाद अमरकंटक के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के? तो एक तो यहाँ पे सिचुएटेड है नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड।
उसके बाद सोन कुंड भी स्थित है, सोन कुंड, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, और इसी नर्मदा कुंड और सोन कुंड से मैकाल पहाड़ियों से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों ही नदियां मैकाल पहाड़ियों से निकलती हैं। और जो तवा रिवर हम पढ़ते हैं, है ना, तवा नदी, तो वो निकलती है सतपुड़ा पहाड़ियों से। तवा रिवर जो होशंगाबाद इटारसी वाले रीजन पे, जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है, जो नर्मदा नदी को बांद्रभान में ज्वाइन करती है, तो ये वो सतपुड़ा माउंटेन से निकलती है। और अमरकंटक में जो नर्मदा कुंड और सोन कुंड है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा सोन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम जब कलचुरी डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था लक्ष्मीकर्ण के बारे में, कि अमरकंटक के जो मंदिर हैं, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, लक्ष्मीकर्ण ने। तो यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, कर्ण मंदिर। इसके अलावा यहाँ पे एक सिचुएटेड है श्रीयंत्र मंदिर। नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, श्रीयंत्र मंदिर, ये कहां पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के तो अमरकंटक में। कौन कौन से हैं, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, श्रीयंत्र मंदिर। इसके अलावा नर्मदा नदी के जो वाटरफॉल है, नर्मदा नदी का जो प्रमुख जलप्रपात है जो कि अनूपपुर अमरकंटक में है, वो पंचधारा, वो यहाँ पे मिलता है या यहाँ पे सिचुएटेड है या यहाँ से निकलता है, क्या, पंचधारा। अब इस पंचधारा से क्या समझ में आ रहा है, मतलब 5। तो इस पंचधारा में 5 वाटरफॉल्स हैं। कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं पंचधारा में, तो सबसे पहले है दुग्धधारा, फिर कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, और नेक्स्ट कौन सा है, शंभू धारा। तो अमरकंटक, जिसे पिलग्रिमेज किंगडम ऑफ टूरिस्ट कहा जाता है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा मैकाल रेंज है, उसकी मैकाल पहाड़ियां, जो ईस्टर्न सतपुड़ा है जिसे मैकाल बोलते हैं, तो मैकाल पहाड़ियों पे है ना, जो कि अर्धचंद्राकार या क्रिसेंट शेप्ड माउंटेन है, वहां पे अमरकंटक की पहाड़ियां या अमरकंटक सिचुएटेड है। अमरकंटक का जो वर्णन है, अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन कालिदास ने अपने प्रमुख ग्रंथ मेघदूतम में किया था। यहाँ पे नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, श्रीयंत्र मंदिर सिचुएटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे नर्मदा नदी के वाटरफॉल्स, 5 वाटरफॉल्स निकलते हैं जिन्हें हम पंचधारा कहते हैं। कौन कौन से, दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा और शंभू धारा। तो 2 महत्वपूर्ण नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस हमने कौन कौन से देखे, पचमढ़ी, जिसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा और समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंजेस पे सिचुएटेड है। और नेक्स्ट हमने देखा था अमरकंटक। अब नेक्स्ट कौन सा है, भेड़ाघाट एंड चित्रकूट। तो देखते हैं अब भेड़ाघाट के बारे में। भेड़ाघाट कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो ये जो भेड़ाघाट है कौन सी नदी पे स्थित है, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। और यहाँ पे नर्मदा नदी का एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत प्रमुख जलप्रपात है जिसे क्या बोलते हैं, धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स, जिसको धुआंधार फॉल्स को ही हम क्या बोलते हैं, भेड़ाघाट। या भेड़ाघाट में क्या सिचुएटेड है, नर्मदा नदी का एक प्रमुख जलप्रपात, नर्मदा नदी का एक प्रमुख वाटरफॉल, कौन सा, धुआंधार फॉल्स, जहां पे मार्बल रॉक्स या पत्थर की जो चट्टाने, मार्बल की जो चट्टाने हैं, उसके बीच से या वहां से नर्मदा नदी का पानी धुआंधार फॉल्स के रूप में गिरता है। उसके बाद टूरिस्ट अट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे,
तो एक है यहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल। अब ये वाला 64 योगिनी टेम्पल और मुरैना वाला 64 योगिनी टेम्पल अलग है। जो मुरैना वाला 64 योगिनी टेम्पल है वो हमने पढ़ा था कि उसे कच्छप घाट रूलर्स ने बनवाया था, है ना। और जो ये वाला 64 योगिनी टेम्पल है, तो ये वाला 64 योगिनी टेम्पल हमने इंपॉर्टेंट कल्चुरी डायनेस्टी के रूलर के बारे में पढ़ा था, युवराज देव वन। युवराज देव वन, जिन्होंने जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया, जिन्हें साल भंजिका जो पुस्तक है राजशेखर की, उसमें क्या कहा है, उज्जैनी भुजंग, उज्जैनी भुजंग। तो 64 योगिनी टेम्पल का निर्माण यहाँ पर जबलपुर में कल्चुरी शासकों ने करवाया था। तो ये भी भेड़ाघाट का एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्टिव प्लेस है। उसके अलावा बंदर कुदनी है एक, यहाँ पे क्या है, बंदर कुदनी, और गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर टेम्पल। तो क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट भेड़ाघाट में। सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पे नर्मदा नदी का मेजर वाटरफॉल धुआंधार वाटरफॉल सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ पे बंदर कुदनी, गौरी शंकर टेम्पल और 64 योगिनी टेम्पल, ये तीनों चीजें सिचुएटेड है। फिर यहाँ पे पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ पे बोटिंग होती है, जो कि यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है। कौन सा, बोटिंग एट पूर्णिमा नाइट। तो ये भी एक यहाँ का इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है, बोटिंग है। और शरद पूर्णिमा का दिन यहाँ पे कई सारे अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये हमने किसके बारे में देखा, मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट के बारे में। भेड़ाघाट में क्या सिचुएटेड है, यहाँ पे मार्बल रॉक्स से नर्मदा नदी का पानी वाटरफॉल के रूप में गिरता है, जिसे धुआंधार फॉल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेस यहाँ पे कौन कौन से हैं, 64 योगिनी टेम्पल, उसके बाद नेक्स्ट है बंदर कुदनी, गौरी शंकर टेम्पल एंड बोटिंग एट पूर्णिमा नाइट आर द फेमस अट्रैक्शंस ऑफ भेड़ाघाट। अब नेक्स्ट और हमारे टूरिज्म का जो लास्ट टॉपिक है नेचुरल टूरिज्म का, है ना, और ओवरऑल टूरिज्म का भी, वो कौन सा है, चित्रकूट। नेक्स्ट और लास्ट टूरिस्ट प्लेस है नेचुरल टूरिज्म के अंदर, कौन सा, चित्रकूट। नेक्स्ट देखते हैं चित्रकूट के बारे में। तो चित्रकूट कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर की चर्चा हमने पहले भी की थी जब हमने हिस्ट्री में चित्रकूट के बारे में पढ़ा था। तो मंदाकिनी रिवर, चित्रकूट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के छोराबारी ग्लेशियर, छोराबारी ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, छोराबारी ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर का पानी जब मेल्ट होता है या मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर, तो कौन से लेक का फॉर्मेशन होता है, गांधी सरोवर लेक। मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गांधी सरोवर लेक। और उसी छोराबारी ग्लेशियर से मध्य प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी रिवर, जिसके किनारे क्या सिचुएटेड है, चित्रकूट। तो चित्रकूट में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेसेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले है सती अनसुईया, नेक्स्ट है गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी, फिर हनुमान धारा,
सीता रसोई, मतलब यहाँ पे क्या है, सीता जी की रसोई है ना, वो अभी भी देखने को हमें मिलती है। तो सीता रसोई, और नेक्स्ट है एक जानकी कुंड, जानकी कुंड। तो क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं? सबसे पहले है सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, उसके बाद सीता रसोई और जानकी कुंड। कहां पर सिचुएटेड है? चित्रकूट में। चित्रकूट इज द ओल्डेस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश, जहां पे टूरिस्ट जाते हैं अपने मन की शांति के लिए। टूरिस्ट गॉट मेंटल पीस हियर। कहां पे? चित्रकूट में। कहां पर सिचुएटेड है? सतना में, या एमपी यूपी की बॉर्डर में सिचुएटेड है चित्रकूट। कौन सी नदी के किनारे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर मंदाकिनी, जो कि कहां से निकलती है? छोराबाड़ी ग्लेशियर से। छोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। और इस नदी का पानी जब मेल्ट होता है ना, छोराबाड़ी ग्लेशियर से जो बर्फ है जब मेल्ट होती है, तो कौन से लेक का फॉर्मेशन होता है? गांधी सरोवर लेक। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेस कौन कौन से हैं? सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, सीता रसोई और जानकी कुंड। तो ये हमारे हो गए नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें हमने पचमढ़ी पढ़ लिया, भेड़ाघाट, अमरकंटक और चित्रकूट। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है, जिसके अंतर्गत हमने इसमें डिवाइड किया था इसे, जिसमें हमने नेचुरल टूरिज्म, सॉरी हिस्टोरिकल टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म में इंपॉर्टेंट फोर्ट पढ़े थे, है ना। एक बार मैं पूरे टूरिज्म को आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म में हमने सबसे पहले पढ़ा था इंपॉर्टेंट फोर्ट, मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जिसमें हमने ग्वालियर का किला, उसके बाद फिर कौन सा पढ़े थे? धार का किला, चंदेरी, असीरगढ़ और कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो हैं वो पढ़े थे। नेक्स्ट हमने पैलेसेस, तो कुछ पैलेसेस हमने फोर्ट के अंदर ही पढ़ लिए थे। कुछ पैलेसेस जैसे गुजरी महल और कई सारे जो खरबूजा महल और सारे अलग अलग महल है वो हमने देखे थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टॉम्ब, अलग अलग जो मध्य प्रदेश में समाधियां हैं वो समाधि स्थल पढ़े थे, और किस जगह से वो सिचुएटेड हैं और किसने उन समाधियों को बनवाया था, कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो हमने देखा था। आज हमने कौन सा पढ़ा था? इंपॉर्टेंट केव्स। हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंदर ही आज हमने देखा था इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हमने बाघ गुफाओं के अंदर 5 गुफाओं को पढ़ा, उदयगिरी की गुफाएं पढ़ी, धर्मराजेश्वर केव्स जिसे मध्य प्रदेश का एलोरा कहते हैं, और बहुत सारी गुफाओं के बारे में देखा था। फिर हमने स्टार्ट किया था क्या? मध्य प्रदेश का आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखी थी, जिसमें हमने कायथा, नागदा, नावदटोली, एरण, आवरा आदि साइट्स जो हैं वो देखी थी, जो हम ऑलरेडी अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। फिर हमने आज क्या देखा? रिलीजियस टूरिज्म, जिसमें हम अलग अलग धर्म के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी ली। बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट सांची और भरूच स्तूप पढ़ा, जैनिज्म के इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल पढ़े, सोनगिरी, मुक्तागिरी, बावन गजा, गोमटगिरी और पुष्पगिरी एंड पावागिरी। नेक्स्ट हमने हिंदू रिलीजन के इंपॉर्टेंट 2 ज्योतिर्लिंग पढ़े, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकालेश्वर वाला जो ज्योतिर्लिंग है वो एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? महाकालेश्वर, उज्जैन में ही। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? मुस्लिम कम्युनिटी का। मुस्लिम कम्युनिटी में हमने देखा था दरगाह हकीमी और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे कौन सी मस्जिद बोलते हैं? ताजुल मस्जिद। नेक्स्ट हमने नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस देखे, जिसे में हमने पचमढ़ी जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों पे है, जिसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा भेड़ाघाट, फिर अमरकंटक और नेक्स्ट चित्रकूट। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स ऑफ मध्य प्रदेश। उस म्यूजियम्स पढ़ने के बाद एमपी के आर्ट एंड कल्चर में जो छोटी छोटी चीज़ें बची होंगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। धन्यवाद आप सभी का।